हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फर्स्ट सेमेस्टर बीबीए एविएशन बीएचएमए की पुस्तक कथा परचम में मुक्ति लेसन के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला है, वहाँ पे भानपुरा गांव है, वहाँ पे हुआ था। इनको बचपन में महेंद्र कुमारी के नाम से जाना जाता था और इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं महाभोज, त्रिशंकु, आपका बंटी। इनकी जो मृत्यु हुई है 15 नवंबर 2021 को। चलिए हम कहानी में देखते हैं कि लेखिका क्या बता रही हैं। तो लेखिका कहती हैं, मन्नू भंडारी के पिता ने जब ब्रह्म मुहूर्त में आखिरी सांस ली, तब लेखिका पिछले 8-10 महीने के बारे में बता रही हैं कि उनके पिता, जो कि कैंसर था तथा डॉक्टर सक्सेना उनका इलाज कर रहे थे, वे सब परिवार वालों से कह रहे थे कि भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान इन्हें इस शरीर से मुक्ति दे, वरना एक बार कैंसर का दर्द शुरू हो गया तो सहन करना मुश्किल होगा। वे आगे कहते हैं, इससे अच्छी मौत क्या होगी कि उनके चारों बच्चे पिता का कितना ध्यान रखते हैं। पूरा संयुक्त परिवार और आधे से ज़्यादा लोग इसी शहर में रहकर बराबर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मन्नू के मन में आया कि पूछे कि आप जैसे डॉक्टर जो इलाज करते करते परिवार का सदस्य बन गए, ऐसे कितने परिवार को मिलते हैं। लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाई। मन्नू अपनी माँ के बारे में बता रही कि माँ बाबू की कितनी सेवा करती थी। उन्हें पिछले 8 महीनों से दिन को ना दिन समझा और ना रात को रात, वरना परिवार के किसी भी सदस्य का ध्यान ही ना गया। वे तो उनकी सेवा को कोई कर्ज का नाम दे रहा था, तो कोई उनका स्वभाव कहता, तो कोई उनकी दिनचर्या बताता। सबके ध्यान में तो थे सिर्फ केवल बाबू, और बाबू क्यों ना हो, क्योंकि वे बीमार थे। और मन्नू को अपनी माँ की चिंता थी कि जिस तरह से बिना खाए पिए लगातार बाबू की सेवा करती है, कहीं वे बीमार ना पड़ जाएं। यदि वे बीमार पड़ गई तो बाबू का देखभाल कौन करेगा। बाबू दिन भर माँ से छाती पर एक विशेष किस्म से तेल पर मालिश लगवाते थे और रात भर पैर दबवाते थे। बाबू को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होती थी कि उन्हें भी मतलब उनकी वाइफ को, उनकी पत्नी को भी नींद की ज़रूरत होगी। वे अपनी पत्नी से सेवा कराना अपना अधिकार समझते थे। मन्नू आगे बताती हैं कि 3 महीने पहले उन्हें जब नर्सिंग होम में शिफ्ट किया गया था, तो लेखिका को ऐसा लगा कि अम्मा को थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन बाबू तो नर्स से केवल दवाई लेते थे तथा बीपी चेक करवाते थे। बाकी सारी सेवा जो है अम्मा ही करती थी। जब लेखिका लोग खाना खाने के बाद रात के समय में उठे, तो उन्हें अचानक चाचा जी का फ़ोन आया कि बाबू अब कुछ ही पल के मेहमान हैं। भैया, वो बता रहे हैं चाचा जी कि भैया की पहले आवाज़ गई और अब वे बेहोश हो गए हैं। डॉक्टर सक्सेना ने आकर सब कुछ चेक किया और यह भी कहा कि सभी को खबर कर दो। चाचा ने यह भी कहा कि तू फ़ोन करके शिवम को बता दे, अमेरिका में नमन को फ़ोन कर दे, एवं बड़ी जो लखनऊ में है उसे भी फ़ोन करके तू सीधे नर्सिंग होम आ जाना। रवि मेरे पास ही खड़ा था, वह सब समझ गया और रवि मेरे साथ नर्सिंग होम आ गए। मेरे सामने समस्या थी कि मैं माँ का सामना किस प्रकार करूँगी। बड़े भैया ने कहा, मैं सुबह ही फ्लाइट पकड़कर आता हूँ। दीदी ने कहा, मैं भी जल्दी आने की कोशिश करती हूँ, पर किसी ने अम्मा के बारे में नहीं पूछा। मुझे आश्चर्य हुआ। बाद में समझ आया कि ज्यों-ज्यों बीमारी लंबी खींचती है, त्यों-त्यों फर्ज के तौर कम होते जाते हैं। शायद इसीलिए मौत की सूचना ने लोगों को सदमा नहीं, राहत पहुंचाई। जैसे ही नर्सिंग होम पहुंची, मैं अम्मा का सामना नहीं कर पा रही थी। तभी मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, खाना टिफ़िन में भिजवाया था, खा लिया या वैसे ही पड़ा है। तो अम्मा ने उत्तर दिया कि
कि खाना डिब्बा में पड़ा रहे या पेट में, एक ही बात है। आज तेरे बाबू को बड़े दिनों के बाद गहरी नींद आई है। यदि पैर दबाना छोड़ दिया तो वे उठ जाएंगे, फिर गुस्सा करेंगे। अम्मा ने कभी भी कोई किसी से शिकायत नहीं की। मन्नू को यह देखकर आश्चर्य होता है कि इतनी अनुभवी अम्मा को यह कैसे पता नहीं चला कि बाबू बेहोश हैं या सो नहीं रहे हैं। क्या 8-10 महीनों की लंबी बीमारी ने अम्मा की सारी इंद्रियों को शून्य कर दिया, या सुबह 5 बजे बाबू ने आखिरी सांस ली। नर्स ने कहा कि यदि बार बार आना जाना रहेगा तो अम्मा को पता चल जाएगा और फिर वे रोना शुरू कर देंगी। संभालना मुश्किल हो जाएगा। पर अम्मा को जैसे ही नर्स ने हटाया, अम्मा बाबू के पैर पकड़कर रोई, और जो रोई तो उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। फिर परिवार के सभी सदस्य धीरे धीरे नर्सिंग होम आने लगे। घर में आकर अम्मा को बाबू के कमरे में बैठा दिया गया। वे एकदम बेजान सी बैठी थी। दोनों चाचियां घर में ही व्यवस्था करने में लगी थीं। जब बाबू के शव को घर लाया गया तो वे सभी लोग फूट फूट कर रोने लगे। सारे रस्म रिवाज के बाद पंडित ने मंत्र और श्लोक पढ़े। उसके बाद पैर छूने का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले अम्मा, फिर उसके बाद दूसरे लोगों ने पैर को छुआ। अम्मा के बारे में सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। यहाँ पे लेखिका बताती है कि ये आंसू बाबू के लिए नहीं, अम्मा के लिए थे। उन्होंने अम्मा को अब वो लेखिका अम्मा के बारे में सोच रही कि बाबू इतने जो थे, अम्मा को उन्होंने कैसी ज़िंदगी दी और अम्मा ने कैसी ज़िंदगी जी। सारे क्रियाक्रम करने के बाद शाम 5 बजे सभी लोग वापस आए। तब बड़े भैया ने अम्मा के पास आकर उन्हें सांत्वना दे रहे थे। अम्मा से ना अब रोया जा रहा था और ना ही बोला जा रहा था। शाम की गाड़ी से दीदी भी आ गई। उन्होंने कहा कि यदि पहले बताया होता तो मैं पहले आ जाती। घर में खिचड़ी बनी हुई थी तो लेखिका रात भर के भूखे लोग, लेखिका जो पहले अम्मा को लेकर खिचड़ी लेके गई, और रात भर के लोग जो भूखे लोग थे जमकर खिचड़ी खाए। बट जब लेखिका अम्मा को खिचड़ी लेकर गई थी तो उन्होंने मना कर दिया। फिर दूसरे दिन मातम पुरसी का सिलसिला शुरू हुआ। औरतें सारी अंदर और पुरुष सारे बाहर बैठे थे। ये सभी लोग यहाँ वहाँ की बात करके ये परिवार वालों को जो सांत्वना देने आए थे, सब यही कहते कि उन्हें मृत्यु नहीं मुक्ति मिली है। बड़े ही भाग्यवान थे जो ऐसी जानलेवा बीमारी के बाद ऐसी शांति से चले गए, और प्राण भी ऐसे निकले कि शुभ मुहूर्त पर निकले हैं। ऐसी मृत्यु किस्मत वालों को मिलती है। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। दीदी ने आकर छोटी, क्या अम्मा बैठे बैठे ही सो गई, लेकिन मैं अम्मा के पास ही थी तो उनके पास सरक कर उन्हें जगा दिया। मैंने छोटी भाभी की मदद से अम्मा को कमरे में सुला दिया। अम्मा सचमुच गहरी नींद में सो गई। थोड़ी देर बाद दीदी आई और अम्मा को सोते देख गुस्से से बोली, बाहर औरतें मातम मनाने के लिए आई हैं और ये यहाँ मज़े से सो रही हैं। कल बाबूजी मरे और आज ये ऐसी सो रही हैं। दीदी का पूरा वाक्य करने से पहले ही लेखिका ने कहा, मैं 8 महीने से इन्हें देख रही हूँ। ना इन्होंने खाया ना सोया, सिर्फ बाबू की सेवा करती रही। आप तो दूर थी, लेकिन जो पास थे उन्होंने भी कभी ध्यान नहीं दिया, ये ख्याल नहीं रखा। यहाँ तक कि जिनकी वे सेवा करती थी उनका भी ध्यान नहीं गया। सभी से बाहर कह दीजिए कि अम्मा की तबीयत खराब है। मेरी बात के सामने दीदी कुछ ना कह सकी और वे बाहर चली गई। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा कि बाहर लोग बातें कर रहे हैं। ये बेटा याद है, डॉक्टर ने कहा है
कि भगवान ने आखिर उन्हें मुक्त कर दिया। सो यहाँ पे लेखिका बताती है कि पत्नी मतलब कितनी सेक्रीफाइस होती है, पत्नी कितना अपने पति के लिए त्याग करती है। वैसे ही लेखिका की जो माँ थी अपने पति के लिए पूरी सेवा की है और उन्होंने खाया ना पिया। तो यहाँ पे लेखिका ये भी बताना चाहती है कि जिन लोगों की मृत्यु जो सुबह अर्ली मॉर्निंग या ब्रह्म मुहूर्त में होती है, तो लोगों का कहना होता है कि उनको क्या कहते हैं, इस जीवन से मुक्ति मिल गई है, वो स्वर्ग को चले गए हैं। तो मुक्ति पाठ की कहानी यहीं तक थी। आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।